अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मिर्जा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इंतहा दे दिया गया है कि लॉकडाउन को मंडे से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मंडे से ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाएगी, लेकिन दो सूबे वज़ीर-ए-आज़म की इस पॉलिसी और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सूबों को ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए, उससे इनकार करते नजर आते हैं। सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की ये बात मानने से इनकार कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। उनका ख्याल ये है कि इससे कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो मजीद बढ़ेगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट को नहीं खोलना चाहिए। दूसरी तरफ वजीर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की खुशामद करते नजर आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी, जो उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं होना, चूंकि मईशत की बहाली बहुत जरूरी है। और ये भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि 2.5 करोड़ के करीब रोजगार जो करते थे लोग वो मुतासिर हुए और 15 करोड़ के करीब दीगर पाकिस्तानी भी मुतासिर हुए हैं। इस पर हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। कल कराची के कुछ डॉक्टर्स की जानिब से एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और कोई मौसर फैसला नहीं किया जा सका, और ताखीरी फैसलों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और एक जो लॉकडाउन था वो इंतहाई गैर मौसर था, जिसकी वजह से ये वायरस फैला। और प्रोग्राम में आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि नैब की जानिब से 2 मजीद रेफरेंसेस भी शरीफ फैमिली की अगेंस्ट खोल दिए गए हैं, जिनको अप्रूवल के लिए इस्लामाबाद भेज दिया गया है। एक 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है और एक मीर शकील उर रहमान को 54 कनाल जमीन अलॉट करने का रेफरेंस भी नवाज शरीफ के अगेंस्ट खोला गया है। और ये भी कि जाती उम्रा की जो जमीन है वो नाजायज तरीके से हासिल की गई है और 2014 में उसको कानूनी शक्ल दी गई, इस पर भी बात करेंगे। शहजाद अकबर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें एक मरतबा फिर उन्होंने अपना पुराना मौकिफ दोहराया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद सबूत भी उनको मिल गए हुए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान में एंटीबॉडी टेस्ट होना शुरू हो गए हैं, इससे मईशत की बहाली में कितनी मदद मिल सकती है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तासुर अवाम में जनरेट हो रहा है कि कोरोना वायरस का किसी किस्म का वजूद नहीं है, डिस इन्फॉर्मेशन अवाम में पेनिट्रेट कर गई है, ये इस वायरस के फैलाव में कितना बड़ा थ्रेट है, कितना बड़ा मुआविन साबित हो सकता है। ये परसेप्शन कि कोरोना वायरस का कोई वजूद नहीं है और ये किसी किस्म का नुकसान नहीं करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पीपल्स पार्टी का मौकिफ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि मंडे से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़रा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ करते नजर आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की इस पॉलिसी के लॉकडाउन नहीं होना चाहिए उसको सेकंड करते नजर आते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म भी वज़रा की तारीफ करते नजर आते हैं कि उनकी टीम की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है कोरोना वायरस को टैकल करने के सिलसिले में और इस सारे दौरान, इस पीरियड के दौरान। लेकिन अपोजिशन किसी भी तरह से हुकूमत की कारकर्दगी कोरोना वायरस के हवाले से उससे मुतमईन नजर नहीं आती। असद उमर साहब की जानिब से पार्लियामेंट में एक बड़ा भरपूर किस्म का एड्रेस भी दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि स्वीडन और बरतानिया दोनों का कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीडन में अमवात जो है वो कम हुई है, वहां पर लॉकडाउन नहीं किया गया था, और बरतानिया जहां पर बहुत सख्त लॉकडाउन किया गया था वहां पर अमवात ज्यादा हुई है। बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। हालांकि जो स्वीडन में पर मिलियन अमवात हैं वो ज्यादा हुई है बरतानिया से, बल्कि पूरे यूरोप में ज्यादा हुई है और सारे स्कैंडिनेवियन में सबसे ज्यादा अमवात स्वीडन में हुई है। हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे और ये भी कि हुकूमत के जो वज़रा की तारीफ इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही है वो कितनी साहिब है, क्या वाकई हुकूमत की टीम जो है, हुकूमती टीम जो है वो परफॉर्म करने में काफी बेहतर रही है। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करें। कमर जमान कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जो लॉकडाउन की पॉलिसी थी इमरान खान साहब की कि वो नहीं होना चाहिए, अब उसमें किसी तरह से वजन नजर आ रहा है। वज़रा भी कह रहे हैं कि पूरा यूरोप जो है वो लॉकडाउन को नरम कर रहा है, खत्म कर रहा है, और इसलिए बाकी सूबों को भी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो मीन्स है वो खोल देने चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्याल ये था पहले दिन से कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पहले कौन से खिताब में, दूसरे खिताब में, तीसरे खिताब में वो यही कहते रहे। लॉकडाउन सिंध ने किया, बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया और उसकी बदौलत ये हुआ कि मार्च से लेके अब मई तक
जब तक लॉकडाउन हमने ईज आउट नहीं किया था। उससे पहले भी जब ये मरकज में और सूबे के सिंध के अंदर आपस में का क्लैश रहा, मरकज की तरफ से रेजिस्टेंस रही कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हालांकि पंजाब में हो रहा था, केपी में हो रहा था, बलोचिस्तान में हो रहा था, इस्लामाबाद में हो रहा था। वजीर आजम की क़यादत में बैठ के उसको एक्सटेंशन मिल रही थी लॉकडाउन को, लेकिन वजीर आजम साहब कह रहे थे नहीं होना चाहिए। सो इस तसादम से, कैफियत से या इस कंफ्यूजन से लॉकडाउन के ऊपर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में पहला मरीज 26 फरवरी को आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद लॉकडाउन रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि फैलाव कम हुआ। अब जब से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है, बड़ी तेजी से स्प्रेड बढ़ रहा है। ये जो आपने अभी अपने इंटरव्यू में कहा, असद उमर साहब कह रहे थे कि बरतानिया में लॉकडाउन हुआ और वहां अमवात ज्यादा हो गई, क्या भूख से लोग मर गए? क्योंकि इनका तो व्यू ये है ना कि लॉकडाउन के तो लोग भूख से मर जाएंगे, तो क्या बरतानिया में अमवात भूख से ज्यादा हुई है? और अगर भूख से नहीं हुई, बीमारी से हुई है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने लॉकडाउन करके गलत किया। वो लॉकडाउन ना करते तो बीमारी से लोग ना मरते। क्या वो ये कह रहे हैं? क्या इसमें कोई लॉजिक है? अगर कोई लॉजिक है तो इस पे बात कर लेते हैं, वरना ये तो बेवक्त की रागनियां रागने वाले हैं। यानी गौर करें ना कि बरतानिया में लोग ज्यादा मरे हैं, स्वीडन में कम। आपने खुद ही कह दिया कि प्रोपोर्शनेट टू ए मिलियन वहां ज्यादा लोगों की बात हुई है, छोटी आबादी वाले मुल्क है। लेकिन बरतानिया में तो हुकूमत लोगों को तनख्वाहें भी दे रही है, घर बिठा के उनको पैसे भी दे रही है, और वहां भूख नहीं है। लेकिन वहां अमवात ज्यादा हो गई क्योंकि बीमारी ज्यादा फैली। उन्होंने लॉकडाउन लेट किया, हमने लॉकडाउन जल्दी कर लिया। उनके यहाँ जनवरी में पहला केस आया था, बताया अमेरिका के अंदर जनवरी में पहला केस आया था, इटली में जनवरी के अंदर पहला केस आया था। उन्होंने लॉकडाउन करने में डिले किया, इसलिए वो बहुत ज्यादा फैलाव हो गया, और उस फैलाव के बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। अगर पाकिस्तान में भी लॉकडाउन टाइम पे ना हुआ होता और वजीर आजम साहब की बात उस वक्त मान ली गई होती, तो आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात भी वही होते। कमरजमान कायदा साहब, आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे ये फरमाइए कि जो इमरान खान साहब ने अपनी टीम की तारीफ की है कि बहुत ही काबिल सताइश खिदमत अंजाम दी है इस कोरोना वायरस के पीरियड के दौरान, आप उनकी इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? आपको लगता है कि हुकूमती कारकर्दगी बहुत बेहतर और स्पेशली वुज़रा की बहुत बेहतर रही है? देखिए मित्र साहब, मैं हुकूमत का नाक़िद हूँ, मैं तो उनकी तनकीद करता रहूंगा, मुखालिफ हूँ। आप जरा मीडिया को देखिए, मीडिया क्या कह रहा है। मीडिया बाय एंड लार्ज कह रहा है कि हुकूमत के फैसले दुरुस्त नहीं है। आप जरा आलमी इदारों को देखिए, यूएनओ आपको क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं आप दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। WHO क्या कह रहा है, जो कंसर्न फोरम, वो कह रहा है आप दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आप दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। पाकिस्तान के साइंसदान क्या कह रहे हैं, आप दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। अगर अपोजिशन में कह रही है, मैं कह रहा हूं, तो मेरी वही बातें हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, मेरी क्या तजवीज है कि आप WHO की हदायत पे चलें, आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। अगर पाकिस्तान में फैलाव कम हुआ है तो हजूरे वाला, आप तो लॉकडाउन के पहले दिन से मुखालिफ थे। ये जो कम हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं हो सका, लॉकडाउन की वजह से ही हमारे यहाँ इसका फैलाव आगाज में कम हुआ। अब हमने हर चीज खोलते जा रहे हैं। दुनिया में उस वक्त लॉकडाउन का ईज आउट करने की बात हो रही है जब दुनिया में फैलाव कम हो रहा है। सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने फेडरल गवर्नमेंट को पहले दिन यही कहा था कि जनाब 2-3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन करें, मरीज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उस वक्त तक चंद लोग थे, उनको हम आइसोलेट कर लेंगे और फिर हम आस्ता आस्ता इसको ईज आउट कर लेंगे। तब तक मैं कमरजमान कायदा साहब, मुझे मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी ज्वाइन कर चुके हैं। मजहर अब्बास साहब, अब मुझे ये फरमाइएगा कि ये बात सच है कि मईशत को भी बहाल करने की जरूरत है, हम गरीब मुल्क है। जब वज़ीर आज़म ये बात करते हैं कि अमेरिका, चीन और बरतानिया की तरह यहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, तो ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है। देखिए, अभी सूरत हाल, अभी कायरा साहब भी जिस तरह कह रहे थे कि ये बात ठीक है कि आपके यहाँ लॉकडाउन होगा तो जाहिर है उससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर होगा वो गरीब तबका होगा, मिडिल क्लास का आदमी होगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन फर्ज करें आप लॉकडाउन ना करें बिल्कुल, और आप इसको उसी तरह रहने दें, चीजों को जाने दें, तो उससे जाहिर है उससे वो गरीब तबका जो है वो उसको खाना भी मिलता रहेगा, उसको रोजगार भी मिलेगी, लेकिन उसे इसके साथ वायरस भी मिलेगा। अब जो वायरस जब मिलता है और वायरस जब आपको लगता है तो फिर आप ना रोजगार के काबिल होते हैं और ना खाने के काबिल होते हैं। तो असल चीज ये है कि आपने उस वायरस को किस तरीके से कम करना है। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि वायरस खत्म हो जाएगा।
لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وائرس کو روکنے کے ان 2 ہفتوں میں 1.5 ہفتے میں آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ. اگر یہ 26 فروری کے بعد جب پہلا کیس آیا تھا اس وقت اگر 2 ہفتے کا اچھا لاک ڈاؤن پورے ملک میں ہوتا تو شاید سچویشن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی. یعنی اسی وقت اگر آپ بارڈر کو سیل کر دیتے, اسی وقت آپ جو ہے وہ فلائٹس کو کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیتے, تو یہ چیزیں آپ کو اس طریقے سے اس کے اثرات وہ نہیں آتے. دیکھیے جو شروع کے پہلے 3-4 ہفتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لوکل ٹرانسمیشنز نہیں تھیں. اس میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے وہ وائرس لے کر آ رہے تھے, چاہے وہ تافتان ہو, چاہے پھر ہم نے رائیونڈ میں دیکھا یہ چیزیں, یا پھر سعودی عرب سے لوگ آئے, ایران سے آئے. تو آپ کی اس کے بعد جب چیزیں ایز آؤٹ ہونی شروع ہوئیں تو پھر ٹرانسمیشن بڑھتی رہی, پھر لوکل ٹرانسمیشن ہوئی, لیکن اس کے باوجود چیزیں انڈر کنٹرول رہی. اب سندھ نے جو شروع میں کام کیا, اور سندھ نے وفاق سے بھی کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں, وفاق نے اس سے ڈس ایگری کیا, لیکن پنجاب نے اس سے ایگری کیا, بالکل صحیح, بلوچستان نے اس سے ایگری کیا, خیبر پختونخوا نے اس سے ایگری کیا, اور انہوں نے سندھ کو فالو کیا, اور اس کے نتیجے میں چیزیں کنٹرول رہی. آپ مجھے بتائیں, کوئی اسٹیٹسٹکس تو بتائے کہ اتنے عرصے میں کتنے لوگ بھوک سے مر گئے. بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب, لیکن معیشت کے سنجیدہ مسائل تو ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے قریب جو دہاڑی دار لوگ تھے وہ متاثر ہوئے, شدید متاثر ہوئے. اوور آل 15 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے. تو حفیظ پاشا نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو معیشت میں کسی طرح سے بہتری آئے گی. دیکھیے ابھی میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن مستقل نہیں رہ سکتا, یہ تو بات طے ہے, لیکن اگر پہلے 2 ہفتے میں آپ جیسے ہی وائرس کا اندازہ ہوا تھا پہلے 2 ہفتے میں اس چیز کو روک لیتے تو آپ آج ہو سکتا ہے کہ آپ نیوزی لینڈ والی مثال دے رہے ہوتے. نیوزی لینڈ نے بھی تو یہ کیا نا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیوزی لینڈ چھوٹی کنٹری ہے, اگر چھوٹی کنٹری ہے لیکن انہوں نے وہاں ڈکلیئر کیا کہ ہم نے, وہاں بھی 1400-1500 لوگ انفیکٹ ہوئے تھے, لیکن نہ صرف یہ کہ وہ ریکور کیا انہوں نے, ان کا 0 ڈیتھ ریٹ رہا, اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہاں ہم نے وائرس کو کل کر دیا ہے. بالکل صحیح ہے. ہم بھی اگر 2 ہفتے یہ رسک لے لیتے تو میرا خیال ہے سچویشن آج اور بہت ہی ٹھیک ہے. بالکل ہماری اکنامک کنڈیشن بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم اس طرف گئے, اب ہم جا رہے ہیں. ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے کہ بہت زیادہ ڈیتھس نہیں ہیں, بالکل صحیح, لیکن رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ رسک ایلیمنٹ. میں مظہر عباس صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. قمر زمان قاہرہ صاحب, اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت تو شاید یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ابھی اتنا زیادہ پیک نہیں آیا ہے اس وائرس کا. یہ حکومت درست سمجھ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام کو ذمہ دار بنانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ تو شاید کوئی اچھی بات ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عوام ہمارے ذمہ دار اس طرح نہیں ہے, ہم رسپانسو نہیں ہیں, ہم حکومت کی باتوں کو آسانی سے نہیں مانتے. ہم تو ایون اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتوں کو آسانی سے نہیں مانتے, ان کی باتیں سن لیتے, عمل نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی طاقت کے زور پہ آپ کو سختی سے روکنا پڑے گا. اگر پاکستان کی قومی قیادت پہلے دن ساری یہ جماعتیں اکٹھی بٹھاتے وزیر اعظم صاحب, اور ساری قیادت ایک پیج پہ کھڑے ہو کے قوم کو کہتی تو بات مان لی جاتی. یہ جو مظہر عباس صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کر لیا ہوتا تو یقیناً آج ہم پاکستان میں ایز آؤٹ کر رہے ہوتے. 1.5 مہینے کا لاک ڈاؤن تو پاکستان میں رہا, مور اور لیس, کمزور رہا یا تگڑا رہا بات کی بات ہے. ہم نے تو کہا تھا, یہ نہیں ہے کہ ان کو ایڈوائز نہیں کیا گیا, کہا تھا, نہیں مانے. ہم نے کہا تھا کہ قومی قیادت کو اکٹھا کرے, اے پی سی اپوزیشن کر رہی ہے, حکومت بلائے تاکہ یک آواز ہو کہ قوم کو آواز دے. اگر سے ایک صوبہ ایک کر رہا ہے, صوبائی حکومتیں کچھ اس کو فالو کر رہی ہیں, مرکزی آپ کا وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں لاک ڈاؤن کرنا ہی نہیں ہے, آپ کا گورنر کہہ رہا ہے, اس کی آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا, تو اس فضا میں لوگ بھی کنفیوز ہوں گے, اور غریب ملکوں میں غریب آدمی پہ یقیناً مسائل آئے. یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت کی اپروچ کتنی درست ہے, یہ اپروچ کتنی درست ہے کہ ابھی تک یہ کیسز زیادہ بڑے نہیں ہیں, پیک پر نہیں گیا ہے, اور ہم شاید اس پیک کا انتظار کر رہے ہیں جو اس وقت برطانیہ میں ہے, جو اٹلی میں ہے. وہ تو ہو گئی نا, پیک تو شروع ہو گئی. اب پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ 10, 15, 20, 50 لوگ آتے تھے, انفیکٹ ہوتے تھے. اب پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی ہو رہے ہیں. اب آپ کل سے کھولنے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ, آپ دیکھ لیں اور کیا مسائل ہوں گے. جو آپ
पब्लिक को ज्यादा इंटरेक्ट करने देंगे। जहां जहां दुनिया में लोगों ने ईज आउट किया है, मुल्कों ने फैसले किए हैं, उसके नतीजे में उन्होंने पहले तैयारियां की हैं, उन्होंने टेस्टिंग अपनी बढ़ाई है, उन्होंने रैंडम टेस्टिंग बहुत बड़ी तादाद में की है। हम तो वो कर नहीं रहे। एक तरफ हम उसका रोना रोते हैं, वो तैयारी हम कर नहीं रहे जो दुनिया करके ईज आउट कर रही है, और ईज आउट की हम बातें कर रहे हैं। तो ये है मुश्किल फैसला, ईज आउट भी बहुत मुश्किल है और इस पे अमल दरामद भी। फैसला वही था कि पहले 2-3 हफ्ते सख्त किस्म का जो लोगों ने फैसला किया ना जी, आप भी करो, आप भी घरों में बैठे रहे, हम भी बैठे रहे, कारखाने भी बंद, बाजार भी बंद, सड़कें भी सुनसान हुई, तो वो वक्त था। लेकिन उस वक्त से ये जो मेरा मसला ये है, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये फाशिस्ट है, इनका नुक्ता नजर फाशिज्म है। ये मानने वाले नहीं है, किसी से मशावरत करने वाले नहीं है, ये किसी की बात सुनने वाले, ये कहते हैं जो हम हैं वो दुरुस्त है, जो हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है, हमारे साथी दुरुस्त हैं, बाकी सारा जहान खराब है, नालायक है, मीडिया गलत है, उसका गला घोंटो, यदि चीजों को दबाओ और अपनी वजारतों के जरिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए नहीं, अपनी मीडिया टीम के जरिए एक बड़ी सी मीडिया टीम रखो, उसको और बड़ा कर दो, उसमें फलाफला इदारे के लोग भी ले आओ ताकि और आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मीडिया से हैंडल कर सके। ये फाशिज्म के कंडे हैं, ये चलते नहीं। बिल्कुल सही है। आखिरी कमेंट मजहर अब्बास साहब, आखिरी कमेंट ये फरमाइएगा कि जो बुज़रा की तारीफ इमरान खान साहब की जानिब से की गई है वो दुरुस्त है, वाकई उनकी टीम काफी ज्यादा एफिशिएंट है? ये क्लेम कर रहे हैं कि 85 लाख लोगों तक उन्होंने जो है वो पैसा पहुंचाया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये 85 लाख का मतलब ये है कि 85 लाख फैमिलीज, तो आपने अगर 2-2.5 करोड़ लोगों तक आप पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा मैनेज किया, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जब वुज़रा की तारीफ करते हैं, जिस तरह मैं अभी पहले कहने वाला था कि असद उमर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि लोग बड़े रिस्पॉन्सिव हैं। असद उमर साहब कितनी मार्केट्स में गए हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, कहाँ लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं। हमें तो मास्क लगाने का तरीका भी नहीं आता। हमारे यहाँ कितने लोग, हम कई लोगों से मालूम किया, वो एक हफ्ते से एक मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जबकि मास्क को आपको फौरी तौर पे, लेकिन जाहिर है बहुत से लोग हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सस्ते मास्क भी आ रहे हैं उसमें। लेकिन आप मार्केट बाजार में जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस तरह फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे उसको, इसलिए कि आप अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकल के मार्केट्स में जाके नहीं देख रहे। आप जाएं अपने एमएनएज जाके आप बाहर बात करें। अब इन्होंने वो जो टाइगर फोर्स बनाई है, देखते हैं उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, वो किस हद तक मैनेज करती है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है। ये मैं आपको बता दूं, इसको आप बिल्कुल आसान अल्फाज में लोग समझ लें, ये फ्लू की कैंसेरियन फॉर्म है। ये कोरोना जो है, ये आप ये समझ लें, ये महज फ्लू नहीं है। अगर ये लग जाए तो ये कैंसर की शक्ल माफ करना, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। बिल्कुल सही। लिहाजा इसका वाहिद मेडिसिन जो है वो एहतियात। मजहर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमर ज़बान कायदा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और नैब की जानिब से जो शरीफ फैमिली के अगेंस्ट 2 रेफरेंसेस बनाए गए हैं उस पर बात करेंगे। 2 बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब की जानिब से शरीफ फैमिली के अगेंस्ट 2 मजीद रेफरेंसेस तैयार करके इस्लामाबाद में चेयरमैन की अप्रूवल के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जाती उम्रा जो कि शरीफ फैमिली की रहायश गाह है, उस पर भी एक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है नैब की जानिब से कि ये जमीन जो है गैर कानूनी तौर पर एक्वायर की गई और 2014 में एक्वायर की गई थी, जब आहद चीमा एलडीए के चेयरपर्सन थे या डीजी थे। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात की जा रही है कि जो 2 रेफरेंसेस नए बनाए गए हैं शरीफ फैमिली के अगेंस्ट, उनमें एक 7 अरब रुपए के गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी है, जिसमें 14 गवाहान है, 100 से जायद और भी लोगों को इंक्लूड किया गया है गवाही के लिए। और इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड हैं उसमें मियां नवाज शरीफ हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा। इसके अलावा नैब की जानिब से ये भी क्लेम सामने आ रहा है कि 80% सवालात के जवाब इनकी एक्यूज की जानिब से नहीं दिए गए हैं, जिससे नैब जो है वो किसी भी तरह से मुतमईन नहीं हो सका है। बहरहाल ये जो 2 रेफरेंसेस हैं, एक मीर शकील रहमान साहब को जो 54 कनाल जमीन अलॉट की गई थी उसके हवाले से भी है,
تو یہ دو ریفرنسز ہیں اور ایک جو ہے وہ تحقیقاتی ریفرنس کے لیے آغاز کر دیا گیا ہے جاتی عمرہ رہائش کا جو شریف فیملی کی ہے. ہزاروں ایکڑ نیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ زمین غیر قانونی طور پر ایکوائر کی گئی ہے. میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما زبیر عمر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ سابق نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. زبیر عمر صاحب سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا. زبیر عمر صاحب، آپ کے اگینسٹ دو ریفرنسز مزید بھی اسی ویک میں شروع کر دیے گئے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کی قیادت اتنی بددیانت ہے کہ ہر دفعہ آپ ہی کی قیادت کے خلاف ریفرنسز کیوں بن رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی صحیح نہیں. ریفرنسز تو نہیں بنتے ہیں، لیکن 3 اسٹیج پروسیس ہوتا ہے نیب کا: انکوائری، انویسٹیگیشن اور پھر ریفرنس. ایشو ہی یہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ریفرنس کیوں نہیں فائل کرتے ہیں. ابھی آپ نے مریم نواز کا مثال کے طور پر ذکر کیا تھا شوگر مل کے حوالے سے. اگست کے پہلے ہفتے میں ان کو اریسٹ کیا گیا، وہاں جیل میں میاں نواز شریف کے سامنے سے اریسٹ کر کے لے گئے. ٹھیک ہے، وہ اگست کا پہلا ہفتہ تھا. اب کیا مئی کا مڈل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، 8-9 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی ان سے نیب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے انکوائری بھی کمپلیٹ کی ہے؟ انویسٹیگیشن تو چھوڑ دے. شاہد خاقان عباسی کو کتنے عرصے جیل میں رکھا؟ 6-7 مہینے، 8 مہینے جیل میں رکھا. ویئر از دا ریفرنس؟ مفتاح اسماعیل کو کتنے مہینے جیل میں رکھا؟ ویئر از دا ریفرنس؟ ریفرنس تو یہی تو ایشو ہے کہ جہاں جب اب بلیو می نیکسٹ ٹائم وین ایور کسی کی پیشی ہوگی، میں آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں نیب کا پروسیکیوٹر کیا رہا ہوتا ہے. ریفرنس ہی تو فائل نہیں کرتے. سو یہ جب آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا ریفرنس تیار ہو گیا، ریفرنس نہیں تیار ہو گیا. وہ انکوائری اور وہ سارا پولیٹیکل ڈیمیج. دوسری بات آپ نے جو ہم کہتے ہیں، بالکل کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ سے تعلق ہو یا جس سے بھی ہو، لیکن اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو ہیو سم میننگ. ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. چودھری برادران کے خلاف بات شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 20 سال پرانا، یہ جو میر شکیل الرحمان کا یہ کتنے سال پرانا ہے؟ 36 سال پرانا جی، یا 32 سال پرانا، یعنی کہ 20 سال پرانا. اس میں عمران خان سے جب ملے تھے طارق چیمہ صاحب تو کمپلین کرنے کے لیے، کیا آیا پرائم منسٹر آفس سے کہ وہ چیک کریں گے کہ کیوں کیا ہے نیب نے. یہی کہا گیا نا کہ 20 سال پرانا قصہ کیوں اوپن کیا گیا. مطلب اپنی طرف تو اپنی جب باری آتی ہے تو آپ کے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دس از ون کنٹری اینڈ دس ہیز ٹو بی مینجڈ ان ون وے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. بٹ زبیر صاحب یہ بات تو اٹ ہیز ٹو ہیو ایکویٹی. زبیر صاحب یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ ریفرنسز اب اپروول کے لیے بھیج دیے گئے ہیں، اور دوسری یہ بھی بات کہ جو جاتی عمرہ میں زمین ایکوائر کی گئی ہے وہ 2014 میں اس کو قانونی شکل دی گئی. تو اس میں تو بڑا جواز ہے، بڑی ٹھوس دلیل موجود ہے کہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے مال پریکٹس ضرور انوالوڈ ہے. دیکھیں 2 سال ہو چکے ہیں. یہ تو اب آپ اگر پہلا مہینہ ہوتا نا پی ٹی آئی کی حکومت کا آیا ہوا تو آپ یہ سب کہتے تو ہم بھی تھوڑا سا ڈیفینسو ہوتے. بٹ 2 سال کے عرصے کے بعد وی کین ایزیلی کلیم کہ ہمارے درجنوں لوگوں کو جو آپ نے اندر بند کیا تھا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. بائی دا وے جس کسی کو بھی ریلیز ہوا اس میں آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے یہ شہباز شریف کے خلاف یہ جو اتنا لے کے گئے تھے، آپ سپریم کورٹ نے جب ان کو ان کے بارے میں آرڈر کیا تھا تو لکھا ہوا کیا؟ بدنیتی پر مبنی ریفرنس، بدنیتی پر مبنی. آپ وہ پڑھیں، اس کا فارمر چیف جسٹس نے کیا کہا تھا؟ پولیٹیکل ری انجینئرنگ. تو مطلب اگر آپ نے اس اسٹینڈرڈ سے کرنا ہے جس سے پورے پاکستان کا منہ بھی کالا ہو. اور دوسری بات یہ، نیب از اباؤٹ پبلک آفس ہولڈرز، نیب از اباؤٹ کرپشن، کک بیکس، کمیشن. مریم نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں مریم نواز شریف نے اگر چارج کیا ہے مریم نواز صاحبہ بینیفیشری تو ہے نا، کوئی بھی بینیفیشری ہوگا. نیب کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے مطابق کوئی بھی بینیفیشری ہوگا، اور اسپیشلی جو بالکل امیڈیٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان پہ یہ ضرور عائد ہوتی ہے شک کہ وہ کسی طرح سے اگر بینیفٹ لے رہے ہیں تو ان کو پروو کیا جائے. ایک سیکنڈ. مریم نواز شریف آج پی ٹی آئی کے حق میں ایک اعلان کر دیں تو وہ نہ بینیفیشری رہیں گی نہ کچھ رہیں گی.
نیب آرڈیننس ایک کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نیب آرڈیننس کیوں بنا تھا کہ پاکستان میں ادارے نہیں ہیں؟ ہر چیز کے لیے ادارے. اگر میں یا آپ یا کوئی بھی انڈیویجل اگر کوئی فائنینشیل غلطی کرتا ہے یا جان پوچھ کے کرتا ہے یا مسٹیک کرتا ہے, یہ ایف بی آر ہے. اگر کمپنی کے طور پر میں ڈائریکٹر یا کوئی شیئر ہولڈر نہیں, نیب تو زبیر صاحب میگا اسکیمز کو پروب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, ان کے کلپریٹس کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عمران شفیق صاحب, یہ جو ایک تاثر ہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیب کو پہلے جو ریفرنسز بنائے ہوئے کیسز جو موجود ہیں کورٹس میں ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیے بجائے یہ کہ نیب نئے سے نئے ریفرنسز تیار کرنا شروع کر دے. یہ کس حد تک درست ہے اور کیا خامی ہے جو یہ کنکلوڈ نہیں ہو پاتے ہیں؟ پروسیکیوشن ٹیم کوئی اچھی نہیں ہوتی؟ مثلا صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کیسز جو بنتے ہوں, اگر وہ کیسز انیشیٹ کرنے ضروری ہوں اور اگر کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہو اور مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہو تو بہرحال وہ کیسز پھر نیب کو وہ کیس تو کرنے چاہیے. یعنی اس چیز کا انتظار کرنا کہ ایک کیس ہم ختم ہو جائے تو دوسرا شروع کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کیسز سارے کے سارے ساتھ ساتھ چلائے جا سکتے ہیں, لیکن شرط پھر ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کیسز جینوئنلی بنتے ہیں. وہ کیسز آپ ان کے حوالے سے آپ کے پاس سالڈ پروف موجود ہوں, ان کیسز کو آپ عدالت میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں, نہ کہ ان کیسز کا حال ایسے ہو جیسے چودھری شوگر مل کیس میں ہوا, جیسے باقی نیب کے کیسز میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں ہوا, احسن اقبال کیس میں ہوا, جیسے میاں شہباز شریف پر جتنے کیسز ہیں ان سب کیسوں میں جو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو پڑھیں آپ, اس سے پتہ چلتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بے تحاشا آرڈر پاس کیے ہیں جس میں نیب کی کمپیٹنس کے حوالے سے, نیب کی انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور یہ قوم سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ریفرنس کو اٹھاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جب تحقیق کرتے ہیں اور تفتیش کرتے ہیں تو اب تو تاثر یہ ملتا ہے جیسے آپ ایک کیس میں جب ناکام ہو گئے اور عدالتوں سے ضمانت ہو گئی ان کی, تو آپ نے کہا چلو کچھ اور ڈھونڈو, اور کچھ اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تلاش کیا, وہاں سے بھی آپ کو ناکامی ہوئی تو آپ کہتے ہیں میں نہ مانوں اور میں پھر ایک اور بھی انویسٹیگیشن کروں گا. تو اب یہ انویسٹیگیشن نہیں نظر آ رہی, یہ ضد نظر آ رہی. صاحب, آپ نے اپنی لیڈرشپ سے پوچھا ہے کہ یہ جو 7 ارب روپے منی لانڈرنگ کا ریفرنس ہے اس میں جو سوال نامے دیے گئے تھے آپ کی تمام لیڈرشپ کو, وہ کویسچنئر کا رپلائی کرنے میں ناکام رہے, 80% سوالات کے جواب نہیں آئے. تو آپ نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ وہ سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے سکے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو پلیز اس کنٹری میں مسئلہ پتہ ہے کیا, سب سے بڑا مسئلہ 99% people lack financial understanding of how things happen. میں نے جس طرح کہا نیب comes when there is a corruption issue or whatever, public office holder. Otherwise پاکستان is like any other country جہاں ہر چیز کے لیے ادارے ہیں. وہ ادارے کیا کرتے ہیں, میرے اور آپ کا اگر فائنینشیل انٹیگریٹی جو چیک کرنا ہے یا کسی نے کنفرم کرنا ہے یا کہنا ہے کہ نہیں ہے انٹیگریٹی, اس کا طریقہ کار یہ, اس کا FTR از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. بالکل صحیح. جہاں میں ہر سال اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہوں, اس میں تمام ایسیٹس بھی دیتا ہوں اور سورسز آف ایسیٹس بھی بتاتا ہوں, انکم بھی بتاتا ہوں, ایسیٹ ایکوزیشن بھی بتاتا ہوں اور ریکنسلیشن بھی کر کے بتاتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ 2014 میں جاتی عمرہ کی لینڈ مزید ایکوائرڈ کی گئی ہے تو وہ ناجائز طریقے سے کی گئی ہے, بہت ساری لینڈ ہے, لیکن آپ کا موقف ہے کہ شاید وہ جو شمیم بیگم صاحبہ ہے, شریف صاحب کی جو وائف ہے, ان کی اپنی زمین ہے اور ان کی وہ خاندانی زمین ہے. سر اگر نیب سمجھتا ہے کہ they have a case, they have the right to file that case. We will not stop them. Absolutely not stop them. But اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے, یہ نیب از ناٹ ابو رول آف لا. نیب نے مریم نواز کو اگست کے فرسٹ ویک میں کس بیسس پر اریسٹ کیا تھا؟ آر دے آنسریبل فار دیٹ کہ اس نے 3 مہینے کیوں اندر بند کر کے رکھا تھا کہ آج تک اس کا وہ آپ انویسٹیگیشن سٹیج پر نہیں آئے؟ آر یو آنسریبل فار کیپنگ شاہد خاقان عباسی فار
8 months बिल्कुल का सही, जेल बिल्कुल एंड नॉट आंसरेबल। तो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हथकड़ियां लगवा के अंदर चले जाएं। बिल्कुल और हम सही, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान में भी एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो गया हुआ है। इस टेस्ट के जरिए सबसे बड़ी सहूलत ये हो सकती है कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसमें मुआविन हो सकता है, चूंकि इस एंटीबॉडी टेस्ट के बाद किसी भी इंसान में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज है उससे पता चल सकता है कि कोरोना उसको बाजी में हुआ था, या कोरोना के साथ लड़ने की उसमें कुव्वत मुदाफियत मौजूद है या नहीं, तो इसलिए वो काम पर जा सकता है या नहीं, तो ये इससे गेज किया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर जावेद अकरम से, और ये भी बात करेंगे कि बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है कि शायद कोरोना खत्म हो गया, चूंकि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना शायद सिरे से खत्म हो गया हुआ है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे कि ये लॉकडाउन करना पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बहुत डिस इन्फॉर्मेशन अवाम में पेनिट्रेट कर गई हुई है कि कोरोना वायरस का वजूद नहीं है, चूंकि वो सवाल करते हैं कि अगर आपके और मेरे रिश्तेदार को कोरोना वायरस नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उससे कोई नुकसान ही नहीं हो सकता। इसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया हुआ है, और ये भी खतरा बढ़ गया हुआ है कि इससे वायरस बहुत ज्यादा फैल सकता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और हुकूमत को चाहिए कि इस जो मिसपरसेप्शन है या जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीबॉडी टेस्ट पाकिस्तान में होना शुरू हो गए हुए हैं, इसका पाकिस्तान की मईशत की बहाली में कितना रोल हो सकता है, कितना मुआविन रोल हो सकता है, कितना बेहतर इस टेस्ट के जरिए हम अपनी मईशत को बहाल करने में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला है कि लॉकडाउन बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ये कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि बरतानिया में अब ये रिसर्च भी सामने आई है, साइंटिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लोगों को बाहर घूमना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मितला साहब। देखें, हर मुल्क की अपनी एक कल्चर है, अपनी उनकी फाइनेंशियल लेआउट है, उनका अपनी डिजीज है और उनकी अपनी रिस्पॉन्स है। इसलिए ये का कहना कि इंग्लैंड ने क्या किया और हमने क्या किया, हमारी बिल्कुल होस्ट रिस्पॉन्स भी बिल्कुल फर्क है, वायरस भी फर्क है, और हमारी मायशी हालत भी बिल्कुल फर्क है, और हमारे हॉस्पिटल्स भी बिल्कुल फर्क हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कह सकता कि उनसे बेहतर हैं, उनसे बहुत ज्यादा कई दर्जे कमजोर हैं, क्योंकि ये जो हेल्थ सेक्टर है ये एक निगलेक्ट का, क्रॉनिक निगलेक्ट का 1947 से जब से पाकिस्तान बना है वो शिकार रहा है। चाहे वो कोई भी हुकूमत है, उसने इस तरफ कभी तवज्जो दी नहीं। तो इसलिए हमें अपनी रिसोर्सेज और अपनी बीमारी और अपने लोगों को देखते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जहां तक ये ख्याल है कि लॉकडाउन का, जैसे आपने सवाल किया, देखें, ये जाहिर है हुकूमत वक्त का फैसला है, और ये हुकूमत वक्त का ही प्रोगेटिव है, उनको वोट मिले हैं और वो हुकूमत इसी चीज का नाम है कि ये फैसला उन्होंने करना है। चले डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये फरमाइएगा, अब ये गलत इंफॉर्मेशन अवाम में पाई जा रही है और अवाम बड़े कैजुअल हुए हैं कि कोरोना वायरस बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से सवाल करते नजर आते हैं कि भाई आपका कोई करीबी रिश्तेदार इसका शिकार हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कोरोना वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मालूमात जिस तरह से फ्लोट कर रही है, गलत मालूमात, ये किस तरह नुकसानदेह हो सकती है? देखें, शायद फिर वही बात है कि देखें, हमने अपने लोगों को देखना है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन लेवल बहुत ही कम है, और जो एजुकेटेड हैं वो उनको भी एजुकेटेड कहना कई दफा मुनासिब नहीं होता। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली एक हर्ड इम्यूनिटी की तो नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन एक हर्ड मेंटल ब्लॉक है हमें, कि हम जो देखते हैं हम सेक्रीफाइस अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन नहीं कर पाते अपने लिए या अपने घर वालों के लिए या लोगों के लिए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बच्चों को ले जाएं और समझते हैं कि हमने कोई मालिया
पहाड़ गिरा दिया कि उनको चप्पली खरीद देंगे, उनको कुछ कपड़े नए ले देंगे, अच्छी चीजें हैं ये सारी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इनकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट ये है कि हम अपनी जान, अपने बच्चों की जान, बीवी की जान भी खतरे में डाल रहे हैं 4-4 बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के, और उसके बाद जहां हम जा रहे हैं उनकी जान को भी खतरा डाल रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी न किसी की जान जाएगी। और ये जो लाखों जनाजे उठ गए हैं, जो हर मुल्क में गैराम मिच गया है, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने घर से ही खुदा ना खास्ता अपने बेटे का या वालिद का जनाजा उठेगा तो हमें यकीन आएगा? क्या हम इतने ही कम अकल हैं? डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।